हेलो स्टूडेंट्स, आई एम मीनाक्षी, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ कॉमर्स इन कन्या महाविद्यालय खरगोदा। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में मैं आपको शेयर एंड स्टॉक के बारे में बताऊंगी। आपके बुक में ये सेकंड सेमेस्टर में फर्स्ट चैप्टर है शेयर एंड स्टॉक। इसमें कुछ टॉपिक ऐसे हैं जिनमें शेयर का मीनिंग, उनके टाइप्स, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर में डिफरेंस, शेयर होल्डर के राइट्स, वो टॉपिक्स हम कई बार क्लास में कवर कर चुके हैं। जो टॉपिक अनकवर्ड है या अभी तक आपको नहीं समझाया था वो है शेयर एंड स्टॉक, जो मैं इस वीडियो में आपको क्लियर कर रही हूँ। तो सबसे पहले स्टूडेंट, अगर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, सबसे पहले आप शेयर का मीनिंग लिखोगे। शेयर का लिटरली जो मीनिंग है वो है एक पार्ट, पोर्शन, बट जब हम कंपनी लॉ के कंटेक्स्ट में, शेयर कैपिटल के कंटेक्स्ट में पढ़ते हैं तो स्पेशल मीनिंग है। मीन्स कंपनी की कैपिटल को, शेयर कैपिटल को अगर हम डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर दो तो हर एक पार्ट को हम शेयर कहते हैं। सपोज अगर कंपनी की कैपिटल 50 लाख है और उसे हम 50,000 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, 100 रुपये का एक पार्ट होगा, तो वो हर पार्ट शेयर कहलाएगा। उसके बाद बात करते हैं शेयर की करेक्टरिस्टिक्स की। ये एक मूवेबल प्रॉपर्टी है, यानी एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को ट्रांसफर कर सकता है, सेल कर सकता है। इसका एक डेफिनेट नंबर होता है, जैसे जितने भी शेयर आपने खरीदे हैं उनका एक सीक्वेंस नंबर या डिस्टिंक्टिव नंबर होगा। सपोज अगर आपने 50 शेयर खरीदे हैं कंपनी के और उनका नंबर है 101 से लेकर 150 तक, तो आपके शेयर सर्टिफिकेट पे भी मेंशन होगा। शेयर सर्टिफिकेट जब आप शेयर फिजिकल फॉर्म में परचेज करते हो तो आपको उसका प्रूफ शेयर सर्टिफिकेट के रूप में मिलता है। और अगर आप इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में परचेज करते हो या आप चाहते हो डीमेटलाइजेशन फॉर्म में आपको शेयर्स या सिक्योरिटीज मिले, तो फिर वो आपके डीमेट अकाउंट में क्रेडिट हो जाती हैं। रजिस्ट्रेशन ऑफ शेयर, जब कोई भी कंपनी शेयर अलॉट करती है या शेयर्स का ट्रांसफर करती है तो उस केस में उसे रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के पास सारी डिटेल भेजनी पड़ती है और वो अपने रिकॉर्ड में दर्ज करता है। इसके अलावा कंपनी एक रजिस्टर ऑफ मेंबर मेंटेन करती है जिसमें सभी शेयर होल्डर के नाम, उनके एड्रेस, उन्होंने कितने शेयर कब खरीदे, कितनी पेमेंट करी है, कितनी पेंडिंग है, वो सब मेंशन किया जाता है। और उस रजिस्टर ऑफ शेयर होल्डर या मेंबर्स के हिसाब से ही उन्हें डिविडेंड दिया जाता है। स्टूडेंट्स, मेंबर्स और शेयर होल्डर में क्या डिफरेंस है ये पूरा चैप्टर मैं आपको करा चुकी हूँ। यहाँ पे हम सिनोनिमस की तरह यूज कर रहे हैं, बट एग्जैक्ट डिफरेंस आपको पता है। राइट्स एंड इंटरेस्ट, शेयर होल्डर्स को अपने शेयर्स पे डिविडेंड मिलता है। कई बार उनको बोनस शेयर दिए जाते हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट इशू किए जाते हैं। कंपनी के पास कई बार फंड्स की दिक्कत होती है, कैश की दिक्कत होती है, स्पेशली प्रॉफिट्स होते हैं बट कैश नहीं है, तो वो बोनस शेयर इशू कर देती हैं। इसके अलावा राइट शेयर भी दिए जाते हैं शेयर होल्डर को। जब कभी कंपनी अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को फर्दर कोई राइट देती है, यानी कंपनी जैसे फर्दर शेयर इशू कर रही है, तो वो पहले एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को राइट देती है परचेज करने का, जिसे हम राइट इशू कहते हैं, प्रीएम्प्टिव राइट भी कहते हैं। ये सारे टॉपिक स्टूडेंट मैं आपको करा चुकी हूँ। तो शेयर्स में आप पूरा कंपनी लो पढ़ चुके हो, लेकिन ये बेसिक टॉपिक मैंने लास्ट के लिए छोड़ दिए थे, तो इसमें आपको अब समझने में दिक्कत नहीं आएगी। ऑब्लिगेशंस, आपने जितने शेयर परचेज किए हैं उनकी पेमेंट आपको करनी पड़ेगी, तो वो भी मेंशन की जाती है रजिस्टर ऑफ मेंबर में। यानी कि आपको कुछ राइट्स मिलते हैं तो साथ में ऑब्लिगेशन भी है कि जितने की फेस वैल्यू के शेयर्स आपने परचेज किए हैं उतना अमाउंट आपको पे करना पड़ेगा, चाहे आप वो इंस्टॉलमेंट्स में पे करो चाहे आप उसको लमसम में पे करो। शेयर एक पैसिव प्रॉपर्टी मानी जाती है। एक्टिव प्रॉपर्टी वो होती है जो कंपनी के पोजेशन में हो, जैसे लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, बट ये कंपनी के पोजेशन में नहीं होती, कंपनी ने इशू कर दिए हैं, शेयर सर्टिफिकेट शेयर होल्डर के पास है, तो इसे पैसिव प्रॉपर्टी कहा जाता है। उसके बाद बात करते हैं स्टॉक की। अगर मैं बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाऊं तो जब हम शेयर्स को स्टॉक में कन्वर्ट कर देते हैं, स्टॉक एक लंप सम, एक सिंगल फंड बन जाता है। यानी जैसे देखिए, मीनिंग देखिए पहले, बाय स्टॉक इज मीन दैट टोटल अमाउंट ऑफ द फुली पेड अप वैल्यू ऑफ शेयर विच कैन लेटर बी डिवाइडेड इनटू स्मॉल यूनिट सो दैट एनी अमाउंट ऑफ द शेयर वैल्यू कैन बी ट्रांसफर टू अदर। स्टूडेंट्स, जो दिक्कत आती है शेयर के केस में, जब शेयर ट्रांसफर होते हैं, एक शेयर होल्डर किसी दूसरे को शेयर ट्रांसफर करता है तो उसकी एक डेफिनेट फेस वैल्यू होती है जो शेयर सर्टिफिकेट पे लिखी होती है, और वो उसी डिनोमिनेशन में जनरली उन शेयर्स को ट्रांसफर करता है। फ्रैक्शंस में वो शेयर्स को ट्रांसफर नहीं कर सकता। लेकिन स्टॉक, जब शेयर्स को स्टॉक में कन्वर्ट कर दिया जाता है तो उन्हें ट्रांसफर करना ईजी हो जाता है। आप किसी भी डिनोमिनेशन में शेयर्स को ट्रांसफर कर सकते हो, कितने भी परसेंटेज शेयर किसी को ट्रांसफर कर सकते हो। स्टूडेंट, जैसे देखो, अगर आपके पास शेयर सर्टिफिकेट है, आपने 100 शेयर खरीदे, 10 रुपए का एक है, तो 1,000 टोटल अमाउंट हो गया। जब कंपनी शेयर्स को स्टॉक में कन्वर्ट कर देती है तो आपके पास, यानी ये कहलाएगा भी आपके पास 1,000 का स्टॉक है। उस 1,000 के स्टॉक को आप कैसे भी ट्रांसफर कर सकते हैं। मीन्स उसे आप 8 रुपए का शेयर, 10 रुपए का शेयर, 15 रुपए का शेयर, 15.5 रुपए का शेयर, 20 का शेयर, 100 का, 150 का, आप जितने शेयर ट्रांसफर करना चाहो। आपका टोटल फंड कितना है? 1,000 का फंड। अगर सपोज उसमें से आपको अपना 60% फंड ट्रांसफर करना है,
तो 1000 का 60% कितना आ गया, 600। अब 600 रुपये के शेयर आपने किसी को ट्रांसफर करने हैं, सपोज स्टॉक है आपके पास, स्टॉक सर्टिफिकेट आपको मिल चुका है, तो उस 600 को आप किसी भी डिनोमिनेशन में डिवाइड कर दो। सपोज मैं चाहती हूँ कि मैं 12 रुपये का शेयर बनाऊंगी, यानी कि 12 रुपये का मेरा एक पार्ट होगा। तो 600 को अगर मैं 12 से डिवाइड कर देती हूँ तो कितने शेयर आ जाएंगे आपके, नंबर ऑफ यूनिट कितनी आ जाएंगी, 50। तो 50 गुना 12, यानी उस 600 का आप कोई भी डिनोमिनेशन बना सकते हो। नंबर ऑफ शेयर कितने भी हो सकते हैं, एक शेयर की वैल्यू कितनी भी हो सकती है, लेकिन शेयर्स के केस में फिक्स होती है, स्टॉक के केस में ऐसा नहीं होता। स्टॉक का सबसे बड़ा एडवांटेज ही ये है कि भाई आप किसी भी डिनोमिनेशन में कितना ही परसेंटेज हिस्सा किसी को ट्रांसफर कर सकते हो, जो शेयर्स में पॉसिबल नहीं था। करेक्टरिस्टिक स्टॉक की सबसे पहला पॉइंट ये, कंपनी कैन नॉट इनवाइट द पब्लिक टू बाय इट स्टॉक। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जब भी कंपनी इशू करेगी हमेशा शेयर इशू करेगी, स्टॉक इशू नहीं करती। कंपनी शेयर्स को बाद में स्टॉक में कन्वर्ट कर सकती है, लेकिन शुरुआत में स्टॉक इशू नहीं कर सकती। दूसरा पॉइंट है, केवल फुल्ली पेड अप शेयर्स को ही स्टॉक में कन्वर्ट किया जा सकता है, पार्टली पेड अप को नहीं किया जा सकता। तीसरी बात यह है कि एंटायर स्टॉक कंपनी का नीड नॉट बी ऑफ द सेम वैल्यू, जरूरी नहीं है कि भी सेम वैल्यू का है। कंपनी के स्टॉक की कोई भी हायर लोअर वैल्यू हो सकती है। सपोज पहले जिन शेयर्स को कंपनी स्टॉक में कन्वर्ट कर रही है, पहले वो 10 रुपए के थे, बाद में कन्वर्ट किया कंपनी ने तो उसे 100 रुपए का बना दिया या 1000 रुपए का बना दिया, तो ऐसा पॉसिबल है। कंपनी के आर्टिकल में प्रोविजन होना चाहिए, मस्ट हैव ए प्रोविजन टू कन्वर्ट शेयर इनटू स्टॉक, तभी कोई कंपनी शेयर्स को स्टॉक में कन्वर्ट कर सकती है, अदरवाइज नहीं। द स्टॉक ऑफ ए कंपनी लाइक इट शेयर इज ए पार्ट ऑफ कंपनीज कैपिटल, डेफिनेट है कि वो कंपनी की कैपिटल का ही पार्ट है। स्टॉक होल्डर ऑफ ए कंपनी इज पेड ए डिविडेंड बाय द कंपनी, की जैसे शेयर होल्डर को डिविडेंड मिलता है, बोनस शेयर मिलता है, राइट शेयर, वो वैसे ही स्टॉक होल्डर को भी मिलता है। स्टॉक का कोई डेफिनेट नंबर नहीं होता, जैसे कि शेयर्स का होता है 101, 102, 1, 2, 3, कोई नंबर डेफिनेट नंबर होता है, पर स्टॉक के केस में ये नंबर नहीं होता। अब एक स्टूडेंट, वैसे शेयर एंड स्टॉक ये बहुत ऐसी टर्म्स हैं जो एक दूसरे की जगह इंटरचेंजेबली यूज होती हैं। हम देखो स्टॉक मार्केट बोलते हैं, हम शेयर मार्केट भी बोलते हैं, बट एग्जैक्ट नाम जब लिखते हैं स्टॉक मार्केट लिखते हैं। अब जरूरी नहीं है कि स्टॉक मार्केट पे जितने भी कंपनियां लिस्टेड है उन सबके शेयर स्टॉक में कन्वर्ट किए गए हैं, बट वी कॉल इट स्टॉक मार्केट। इसका मतलब शेयर एंड स्टॉक को हम इंटरचेंजेबली यूज करते हैं। अब ये पेपर में आपके बहुत आता है, डिफरेंस बिटवीन शेयर एंड स्टॉक। सबसे पहला पॉइंट है मीनिंग। द कैपिटल ऑफ कंपनी इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल यूनिट, और हर एक यूनिट को हम शेयर कहते हैं। जब कंपनी फुल्ली पेड अप शेयर्स को एक सिंगल फंड में कन्वर्ट कर देती है तो उसे हम स्टॉक कहते हैं। इशू, कंपनी शेयर इशू कर सकती है, एक होता है कंपनी की फॉर्मेशन के टाइम पे शेयर इशू करना, एक कभी फर्दर कंपनी को कभी भी अपने ड्यूरिंग लाइफ टाइम फंड्स की ज़रूरत होती है तो वो शेयर इशू कर सकती है, एक बार, दो बार, तीन बार। लेकिन हाँ, किसी भी कंपनी की जो इशूड कैपिटल है उसकी ऑथराइज्ड कैपिटल से ज़्यादा नहीं हो सकती। स्टॉक कभी भी कंपनी ओरिजिनली किसी को इशू नहीं कर सकती, बाद में कन्वर्ट करती है कंपनी, स्टॉक इशू नहीं करती। पेड अप वैल्यू, शेयर्स पार्टली पेड अप भी हो सकते हैं, फुल्ली पेड अप भी। पार्टली पेड अप का मतलब उन पे फुल अमाउंट अभी रिसीव नहीं हुआ, फुल्ली पेड अप का मतलब जितनी वैल्यू का शेयर था उतना पूरा पैसा शेयर होल्डर दे चुका है। स्टॉक फुल्ली पेड अप ही होता है हमेशा। डेफिनेट नंबर, शेयर का एक डेफिनेट नंबर होता है, बट स्टॉक का कोई डेफिनेट नंबर नहीं होता। फ्रैक्शनल ट्रांसफर, शेयर्स को फ्रैक्शन में ट्रांसफर नहीं किया जा सकता, होल में ही ट्रांसफर किया जा सकता है। इसको पार्ट्स में आप स्प्लिट नहीं कर सकते। आप एक शेयर ट्रांसफर कर सकते हो, दो, तीन, आप ढाई, साढ़े तीन शेयर ट्रांसफर नहीं कर सकते, बट स्टॉक के अंदर ये पॉसिबल है, स्टॉक का कितना भी पोर्शन आप ट्रांसफर कर सकते हो। नेक्स्ट है आपके पास में नॉमिनल वैल्यू। शेयर की एक डेफिनेट नॉमिनल वैल्यू होती है, स्टॉक की कोई नॉमिनल वैल्यू नहीं होती। अब जैसे आपके पास 1000 का स्टॉक है, उसमें से आप चाहो तो 630 रुपये 50 पैसे आप किसी को ट्रांसफर कर सकते हो, जबकि शेयर्स के केस में ऐसा पॉसिबल नहीं है। और उसको आप फिर किसी भी डिनोमिनेशन का बना सकते हो एक यूनिट को, और उसके हिसाब से नंबर ऑफ यूनिट कैलकुलेट कर लिए जाएंगे। रजिस्ट्रेशन, शेयर्स का रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी होता है, कंपनी एक रजिस्टर ऑफ मेंबर मेंटेन करती है। इसके अलावा यहाँ रजिस्ट्रेशन का मतलब ये है कि आरओसी के पास में एक रिटर्न, एनुअल रिटर्न भी फाइल करती है वो ट्रांसफर के रिगार्डिंग। और जब कंपनी शुरू में अलॉटमेंट करती है शेयर्स की, तब भी एक पूरी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन देती है आरओसी को। लेकिन स्टॉक के केस में ये होता है कि कंपनी ने जब अपने शेयर्स को स्टॉक में कन्वर्ट कर दिया है तो कन्वर्जन के बाद एक सूचना देती है आरओसी को, जिसमें वो सारे डॉक्यूमेंट्स भी फाइल करती है, जैसे कि जो रेजोल्यूशन पास किया गया है कन्वर्जन के लिए, आर्टिकल की कॉपी। तो स्टॉक के केस में यानी कि केवल एक इंटीमेशन देना ज़रूरी होता है, ज़रूरी उसका रजिस्ट्रेशन कराना या प्रायर परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं होती आरओसी से। प्रोविजन, शेयर इशू किए जाते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के रेजोल्यूशन के थ्रू, यानी कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एक रेजोल्यूशन पास करते हैं, फिर शेयर इशू होते हैं। लेकिन स्टॉक कन्वर्ट होता है अगर कंपनी के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में ये प्रोविजन है कि कंपनी अपने स्टॉक को कन्वर्ट, शेयर्स को स्टॉक में कन्वर्ट कर सकती है,
तो ही ये पॉसिबल है, और उसके बाद में उसकी मीटिंग बुलाई जाती है शेयर होल्डर की, और एक ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास होता है। स्टूडेंट, ये सारी चीज़ें डिटेल की भी कैसे शेयर्स को स्टॉक में कन्वर्ट किया जाता है अभी हम प्रोसीजर में पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट है स्टेचुटरी प्रोविजन प्रोसीजर फॉर कन्वर्टिंग शेयर इनटू स्टॉक। स्टूडेंट, अगर स्टेचुटरी प्रोविजंस आ जाते हैं तो आप इसको सीक्वेंस में ना लिखने के बजाय आप इनको प्रोविजन 1 2 3 करके लिख सकते हैं, लेकिन थोड़ी सी आपकी प्रेजेंट करने का तरीका चेंज हो जाएगा। लेकिन आप प्रोसीजर जब लिखते हो तो प्रोसीजर में एक सीक्वेंस मेंटेन किया जाता है जिसमें आप लिखोगे कि पहले ये होगा बाद में ये होगा, लेकिन चीज़ें यही हैं सारी की सारी। जैसे स्टेचुटरी प्रोविजन में एक आपका प्रोविजन आता है कि आर्टिकल में प्रोविजन होना चाहिए कि ये उसमें लिखा हो कि एक कंपनी के पास अधिकार है कि वो शेयर्स को स्टॉक में कन्वर्ट कर सकती है, तो ये प्रोविजन हो गया। फिर उसके बाद हम बात करें कि भाई आपको जैसे कि शेयर सर्टिफिकेट आपको डिपॉजिट कराना पड़ेगा कंपनी के पास में, और स्टॉक सर्टिफिकेट आपको इशू किया जाएगा, ये एक प्रोविजन हो गया। तो इस तरीके से प्रोविजन, बट क्योंकि कंटेंट ऑलमोस्ट सेम ही है तो मैंने दोनों को एक हेडिंग के अंदर प्रेजेंट किया है। स्टूडेंट, आपकी बुक में 4 पॉइंट ही दिए गए हैं क्योंकि उन्होंने उसमें उन पॉइंट्स को कंसिडर नहीं किया उन जो उस कंपनीज के केस में होते हैं जो कंपनियां स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है, तो मैंने उन पॉइंट्स को भी इसके अंदर जोड़ा है। तो सबसे पहला पॉइंट ये आता है कि कंपनी कन्वर्जन करने से पहले ये देखेगी कि उनके आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में ये प्रोविजन है या नहीं है, यानी कि कंपनी को ऑथोराइज्ड है कन्वर्जन या नहीं। अगर कोई ऐसा प्रोविजन नहीं है तो कंपनी को आर्टिकल्स को चेंज करना पड़ेगा, और ये आप सबको पता है, बहुत बार मैंने क्लास में बताया है कि आर्टिकल को चेंज करने के लिए हमेशा ही स्पेशल रेजोल्यूशन पास होता है। अगर आर्टिकल में ये प्रोविजन है तो आर्टिकल को चेंज करने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर आर्टिकल में प्रोविजन नहीं है तो पहले आर्टिकल में ये प्रोविजन डालना पड़ेगा बाय अमेंडिंग इट। दूसरा पॉइंट आता है कि अगर कोई जिस कंपनी के शेयर्स को आप स्टॉक में कन्वर्ट करने की बात कर रहे हो वो कंपनी स्टॉक मार्केट में स्टॉक एक्सचेंजेस पे लिस्टेड कंपनी है, तो आप स्टॉक एक्सचेंजेस को 21 डे का नोटिस भेजोगे जिसमें आप बताओगे भी हम ऐसे ऐसे अपने फुल्ली पेड अप शेयर्स को स्टॉक में कन्वर्ट कर रहे हैं, और आप उनको एक एप्लीकेशन लिखोगे जिसमें आप ये बताओगे कि पहले हमारे ये शेयर स्टॉक मार्केट में लिस्टेड थे, हम चाहते हैं अब जो शेयर्स को स्टॉक में कन्वर्ट किया जाएगा उस स्टॉक को में भी शेयर मार्केट में डील हो, यानी स्टॉक मार्केट में डील हो। तो आप वहाँ पे उस स्टॉक को लिस्टिंग कराने के लिए एक एप्लीकेशन लिखोगे। अब बात आ जाती है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या करेंगे, एक बोर्ड मीटिंग बुलाई जाएगी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर उसमें डिसाइड करेंगे, एक रेजोल्यूशन पास करेंगे। स्टूडेंट, यहाँ ध्यान देने की बात है, पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एक रेजोल्यूशन पास करेंगे जिसमें वो शेयर्स को स्टॉक में कन्वर्ट करने की बात पे सहमत होते हैं। इसके अलावा वो क्या करेंगे, वो फिक्स करेंगे टाइम डेट वेन्यू फॉर जनरल मीटिंग ऑफ द शेयर होल्डर। पहले उन्होंने रेजोल्यूशन पास कर दिया, लेकिन एक शेयर होल्डर से भी तो एक रेजोल्यूशन पास कराना है, तो उनकी मीटिंग बुलाई जाएगी। उनकी मीटिंग बुलाने के लिए नोटिस तैयार किया जाएगा, तो वो नोटिस तैयार करने के लिए डेट टाइम वेन्यू फिक्स करना पड़ेगा, और वो फिर इसके बाद में जो कंपनी का सेक्रेटरी है उसे नोटिस इशू करने के लिए कहेंगे। तो नोटिस को सर्कुलेट करना डिफरेंट शेयर होल्डर्स को सेक्रेटरी की जिम्मेदारी है। स्टूडेंट्स, मीटिंग वाला चैप्टर हम पढ़ चुके हैं, तो कैसे मीटिंग कन्वीन करती है वो सब आपको पता है। उसके बाद अब आप मीटिंग बुला लिया आपने, अब मीटिंग में शेयर होल्डर आ गए, वो सहमत हो जाते हैं, एक ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास कर देते हैं। आप सबको पता है ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन 51% और मोर मेजोरिटी से पास होता है। स्पेशल रेजोल्यूशन में 75% या उससे ज़्यादा मेजोरिटी की ज़रूरत होती है। अब रेजोल्यूशन पास हो गया, अब आप क्या करोगे, उसकी कॉपी और मीटिंग की जो भी प्रोसीडिंग्स हुई हैं वो स्टॉक एक्सचेंजेस को भेजोगे, और उसके बाद में आरओसी को भी आपने भेजनी होती है, या चाहे इसी स्टेप पे आप आरओसी को भी साथ में भेज सकते हैं, या आप कन्वर्जन के बाद आरओसी को इंटीमेट कर सकते हैं। उसके बाद में आपने क्या करना है, जो ट्रांसफ़र बुक्स हैं वो क्लोज करनी है ताकि ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ कन्वर्जन कोई शेयर्स ट्रांसफ़र ना हो, क्योंकि आपको फिर उसमें दिक्कत आएगी। अगर आप ट्रांसफ़र खुला रखोगे तो आपको ये समझ नहीं आएगा कि आप स्टॉक सर्टिफिकेट किसके नाम बताएं। आपने क्योंकि आपने शेयर सर्टिफिकेट अपने पास डिपॉजिट करने हैं उनके, उसके बाद उनको स्टॉक सर्टिफिकेट इशू करने, तो इट विल टेक टाइम। तो ड्यूरिंग दैट पीरियड आपको अपने ट्रांसफ़र बुक्स क्लोज रखनी पड़ेंगी, यानी कि कोई एक शेयर होल्डर दूसरे के अगेंस्ट दूसरे को शेयर ट्रांसफ़र नहीं कर सकता। आप इन्फॉर्म कर दोगे शेयर होल्डर को कि वो अपने शेयर सर्टिफिकेट डिपॉजिट करा दें। उसके बाद आप स्टॉक सर्टिफिकेट उन्हें इशू कर दोगे, और जैसे ही स्टॉक सर्टिफिकेट इशू हो जाएगा फिर से आपका रजिस्टर ओपन हो जाएगा, यानी कि अब कोई भी अपने शेयर दूसरे को ट्रांसफ़र कर सकता है। अब ये जब आपने कर दिया कन्वर्जन का प्रोसेस पूरा, तो उसकी इंटीमेशन आप आरओसी को दोगे, और उसके साथ में आप जितने भी रेजोल्यूशन आपने 2 पास करे हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की एक रिपोर्ट जिसमें वो बताएंगे कि उन्होंने रेजोल्यूशन पास किया था, फिर इसके साथ ही आप जनरल मीटिंग में जो रेजोल्यूशन पास हुआ है उसकी कॉपी, और कोई भी नेसेसरी डॉक्यूमेंट है वो आरओसी के पास आप फाइल करोगे। तो दिस वाज ऑल अबाउट द प्रोसीजर।
अब स्टूडेंट्स, सबसे इम्पॉर्टेंट तो यही टॉपिक है फर्स्ट चैप्टर में। बाकी के टॉपिक्स आपने कई बार पढ़े हुए हैं, उनको आप एक बार अपनी बुक से रीड कर लेना। अगर आपको किसी भी पॉइंट में कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे बता सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको शेयर सर्टिफिकेट और शेयर वारंट के बारे में बताऊंगी। तब तक के लिए बाय बाय।